नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह, और मेरे तीन खास मेहमान। पहले ही आपका परिचय करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। कर्नल तेज टीकू हमारे साथ हैं, सर आपका बहुत स्वागत। और एयर कमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। सर आज आप लोगों की तरीके से हमारी सारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पूरे फॉर्म में है, जबरदस्त फॉर्म में है सब। देखिए, आज मोदी जी बोले, आज राजनाथ जी बोले, आज गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमारे सीडीएस विदेश गए हुए हैं, आर्मी चीफ फॉरवर्ड एरियाज के इंस्पेक्शन पर निकले हुए हैं। तो आज आपकी पूरी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने काम पर लगी हुई है। लेकिन जो मैसेज एक पॉलिटिशियन डिलीवर कर सकता है, या जो आपकी देश का नेतृत्व डिलीवर कर सकता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। और उसमें आप लगातार देख रहे हैं कम से कम दो लोगों का तो जबरदस्त रोल, प्रधानमंत्री का और दूसरा उनके बाद रक्षा मंत्री का। और रक्षा मंत्री तो अगर मैं ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकूं, आग उगल रहे हैं, वाकई आग उगल रहे हैं। अब आज वो आईएनएस विक्रांत पर लोगों से बात कर रहे थे, हमारे नौसेना के लोगों से, और वहां उन्होंने जो बातें कही हैं ये तो पाकिस्तान के दिल में जाकर चुभने वाली बातें हैं। वाकई ऐसी बातें उन्होंने कही हैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भारत का रक्षा मंत्री कभी इससे पहले ऐसी बात की होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े गौर से आप देखिएगा। आईएनएस विक्रांत का खौफ पाकिस्तान के सर चढ़कर बोलता है, ये रक्षा मंत्री ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नॉर्दर्न अरब सागर में आईएनएस विक्रांत तैनात था और पाकिस्तान को किसी भी वक्त आईएनएस विक्रांत से हमले का डर था, क्योंकि यह युद्धपोत जो हमारा है ये 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों से लैस है और उनको साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें मिग-29 के कामोव हेलीकॉप्टर, स्वदेशी एएलएच इसकी हवाई ताकत का हिस्सा है। तो रक्षा मंत्री ने ये सारी बातें की। चूंकि आज प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब बोले, लेकिन मैं आपको पहले रक्षा मंत्री की बात सुनाना चाहता हूं। फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में जाकर यह कहा कि मैंने यहीं से आपसे एक वादा किया था कि पहलगाम के दरिंदों को छोड़ेंगे नहीं और इनके पीछे खड़े लोगों को भी। मैंने यहीं आपसे वादा किया था और बिहार की धरती पर आकर ही कह रहा हूं कि मैंने अपना वादा पूरा किया। वो बात आपको सुनाता हूं, लेकिन पहले रक्षा मंत्री की बात। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जल्द से जल्द आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर को हिंदुस्तान के हवाले करने को कहा है। जी हां, नाम लेके कहा आज भारत के रक्षा मंत्री ने कि ये दो दरिंदे आतंकवादी भारत के हवाले करे पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने कहा कि टेरर और टॉक नहीं होगा एक साथ, भूल जाए। बार बार गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। इनका प्रधानमंत्री जहां जाता है दुनिया भर में कहता है हम बातचीत के लिए तैयार है। अरे भाई, तुम तैयार हो, हम नहीं तैयार है। नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, नहीं करनी तुमसे बात। साफ साफ बोल दिया, कई बार बोल दिया। आज फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये बार बार कह रहे हैं और हम भी बार बार कह रहे हैं, नहीं होगी बात। इसलिए पाकिस्तान अपने मुल्क में पलने वाले इन आतंकवादियों को पहले भारत के हवाले करे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशन है। ये आतंकवादी आप भारत के हवाले होने चाहिए, इनका न्याय भारत की अदालत करेगी। नहीं तो फिर उस दूसरे तरीके से होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। तो ये पहला बयान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। पाकिस्तान की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चलाई जा रही हैं। भारत आतंकवादियों के खिलाफ सरहद और समंदर के इस पार और उस पार दोनों तरफ हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के अधिकार को आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर रही है। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहूर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है।
कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या? इसमें बहुत कुछ नया है। पहले तो इन दो आतंकवादियों का इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, भारत के मोस्ट वांटेड मसूद अजहर, हाफिज सईद, इनका नाम लेके भारत कह रहा है ये हमारे हवाले करो। ये नया है, पहले भी कहा गया अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन उससे पहले हम ऐसे नहीं कहते थे, हमको डोजियर सप्लाई करते थे, कहते थे तुम अपनी अदालत में मुकदमा चलाओ। आज क्या कहा राजनाथ सिंह ने? उन्होंने कहा इनका इंसाफ पाकिस्तान में नहीं हो सकता, नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि कभी अभी कल ही इंटरव्यू आया ना हाफिज सईद के बेटे का, हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया था। उसने क्या कहा? बड़े मौज में है मेरा बाप, जेल में है लेकिन मौज में है, बहुत बढ़िया है, सेहत सब बढ़िया है उसकी, बहुत अच्छा रूटीन है, जैसे कहीं घूमने फिरने के लिए गया हो। तो ये बात राजनाथ जी ने क्लियर कर दी, हमारे यहाँ ही इंसाफ होगा, भारत के हवाले करो। और अंत में जो लाइन कही, वरना कैसा न्याय होगा ये हमें बताने की जरूरत आपको नहीं है। टीकू साहब देखिए, दो तीन इश्यूज हैं इसमें। सबसे पहले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, चल रहा है, तो मैं फौजी टर्मिनोलॉजी में अगर आपको बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री भी और डिफेंस के इंचार्ज मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कम्बैट मोड में हैं। बिल्कुल। और ये कम्बैट मोड सिर्फ बातचीत से नहीं है। अगर आप देखेंगे राजनाथ सिंह जी एयर बेस पर, नेवल डॉकयार्ड पर बातचीत कर रहे हैं उन नेवल ऑफिसर से जो शायद ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व होंगे। और वो मैसेजिंग क्या हो रही है, पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जी भी बहुत सटीक मैसेजिंग कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी कैटेगोरिकल डिमांड हाफिज सईद और अजहर मसूद के बारे में मैंने तो नहीं सुनी है। नहीं होती थी, बताया जाता था कि वो हमें वापस करो, लेकिन ये तो बिल्कुल नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर उनको बताया जा रहा है कि वो मुंबई हमले में इन्वॉल्व था हाफिज सईद, और अजहर मसूद ने कई सारे आतंकवादी घटनाएं कर, पार्लियामेंट अटैक और कई सारी घटनाएं यहाँ की है, तो उनको अब हमें दीजिए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मैंने तो आज तक नहीं सुनी है पॉलिटिकल लीडरशिप, तो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप से। तो मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, अगर किसी को भी भारत में शक है या पाकिस्तान को भी शक है कि भाई ये तो हमारे लिए सीज फायर है, सीज फायर डेफिनेटली नहीं है, एक छोटा सा पॉज है और ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल ऑन है। मैं इसमें आगे आपको सुनाऊंगा राजनाथ जी की बात भी, और जब प्रधानमंत्री की बात, जो बात आप कह रहे हैं वो कैसे कही गई है जरा सुनिएगा। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने हिंदुस्तान के पराक्रम को लेकर के कहा कि पाकिस्तान का वजूद आज कुछ और ही होता अगर 1971 में इंडियन नेवी का पूरा इस्तेमाल कर दिया गया होता। रक्षा मंत्री ने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, अगर नेवी का पूरा इस्तेमाल कर देता भारत तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाता। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को तगड़ा झटका देने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि यह तो सिर्फ वार्म अप था, यह सिर्फ वार्म अप है, आगे क्या होगा यह पाकिस्तान खुद समझे। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। आप सबके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धड़क रही है। आपने इसे सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि देश की गरिमा पर, देश के स्वाभिमान पर आपने इसे चोट पाना है। आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि अपनी तैयारी में कोई ढिलाई न आने दें, और मैं जानता हूं आप नहीं आने देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। कमाल कर दिया रक्षा मंत्री जी ने। क्या बोला उन्होंने कि पिछली बार इंडियन नेवी हरकत में आई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इस बार अगर इंडियन नेवी का पूरा इस्तेमाल होता तो 2 नहीं, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। अच्छा, ये रेटरिक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। अगर नौसेना भारत की वाकई अपने पूरे जलवे के साथ होती समंदर के अंदर तो पाकिस्तान का हाल क्या होता, और 71 में क्या रोल था नेवी का, बताएंगे जनरल साहब। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, नेवी का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी उस प्रकार के ऑपरेशन में जहाँ पे सी वर्ड आपको इस्तेमाल करके उस देश का सी बोर्ड और अपने सी बोर्ड के माध्यम से उस देश को घेरा डालना, उसकी पूरी इकोनॉमी को तबाह करना, उनकी रीइंफोर्समेंट्स, उनके पूरे बैकअप को बंद कर देना। 1971 की जंग में उस समय भी हमारा INS विक्रांत था, जो हमारा पहला वाला मॉडल जो INS जो HMS हरकुलिस हमने लिया था, उसके बाद में उसको INS विक्रांत बना था। हमने पूरा जो बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको ब्लॉकेट कर दिया था, और जो वेस्ट की तरफ से हमारी जो नेवी की मिसाइल बोट ने जाके पूरा कराची का पोर्ट तबाह कर दिया था, और पाकिस्तान के दोनों तरफ से मतलब उसको घेर लिया गया था। और आज का जो माहौल था ऑफ सिंदूर का, इसके अंदर भी नेवी का बहुत बड़ा रोल है। ये इतना बड़ा रोल है कि आप ये मान के चलें कि जो विक्रांत हमारा INS विक्रांत का बैटल ग्रुप का इतनी पावर होती है कि छोटे मोटे मुल्क तो वैसे ही अपनी पेंट गिली कर देंगे। तो बैटल ग्रुप हमारा नॉर्थ अरेबियन सी में तैनात था, और बैटल ग्रुप की जो शक्ति होती है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हों, फ्रिगेट्स हों, सबमरीन्स हो, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर जो हवाई जहाज हैं हमारे वो हो, उसके अलावा जो हमारे इनके अंदर जो मिसाइल्स लगी हुई है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है। और मेरा जो इनपुट आ रहा है, हमने थोड़ा पीछे डिप्लॉय कर रखा था। नहीं, पीछे नहीं, वो अपनी स्ट्राइकिंग रेंज में था। अच्छा, मेरा जो इनपुट है कि जब हमने ब्रह्मोस से स्ट्राइक किया इनकी एयरफील्ड पे, और इनके जो पसीने छूटे, इनको उसके साथ साथ में इतना बड़ा डर लगा हुआ था कि हमारा जो INS विक्रांत का जो बैटल ग्रुप है जो वह बैठा हुआ है वहाँ नॉर्थ अरेबियन सी में, वो क्या काम करेगा, उससे थरथरा रहे थे। और उसके डर के मारे इन्होंने तुरंत बोला, भाई हमें माफ करो और हम सीज फायर करने को तैयार हैं। तो इस मतलब इस हमारे बैटल ग्रुप की एयरक्राफ्ट कैरियर की कार्ट इनके पास नहीं है, इनकी नेवी के पास बिल्कुल नहीं है, इनके पास इनकी औकात नहीं है मुकाबला करने का। अब ये मान के चले कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने खुद बनाया है, कम से कम 3.1 बिलियन उसकी लागत है। वो ये भूखा नंगा मुल्क कहाँ से लेके आएगा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा 7th फ्लीट आने वाली है 71 की जंग में, अमेरिका की 7th फ्लीट किसको डरा रही थी? भारत को। एक फ्लीट आ रही है और भारत डर जाएगा। आप ये मान के चले कि हमारी फ्लीट खड़ी है वहां पे, क्या विक्रांत बैटल ग्रुप खड़ा है वहां, तो पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा। तो ये मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं एक। तो नेवी अगर हम इस्तेमाल करते तो हम बलूचिस्तान को भी लिबरेट करवा सकते थे, कराची और सिंध के अंदर भी हरकत हो जाती। इनका जो पूरा जो एक ये जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सेंटर कराची, तबाह हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि नेवी होती तो इस्तेमाल की होती तो पिछली बार 2 हुए थे, इस बार 4 टुकड़े होते हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर थोड़ा छोटा सा कंपैरिजन इनकी नेवी के साथ करें, हाँ बिल्कुल जानना। देखिए 293 शिप्स है भारतीय नेवी के पास, और उनके 60 शिप्स अभी कंस्ट्रक्शन में हैं, और 44,000 करोड़ के माइन स्वीपर वो खरीदने का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेवी का पूरा इंपैक्ट अगर हम पाकिस्तान नेवी के साथ करें, उनके पास 121 शिप्स हैं, सिर्फ हमारी 3 गुना ज्यादा हैं। उसके ऊपर उनके पास है कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, और दोनों 45,000 टन के आसपास के हैं। इसका मतलब है 30 एयरक्राफ्ट से ऊपर उसमें रख सकते हैं। और अगर दूसरा देखें सबमरीन्स, जो कि एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, 18 के करीब टोटल सबमरीन्स हैं, उनके पास सिर्फ 8 हैं।
तो कोई उनकी नेवी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उनकी मेजर शिप्स तो हमारे शिप्स, और उनमें से कितने सर्विसेबल हैं, कितने ऑपरेशनल है, कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो नंबर बहुत कम है। और उनके लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो वो हमारे P8I जो अमेरिकन है लेकिन बहुत ही घातक P8I एयरक्राफ्ट है, वो उनके पास नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब न्यूक्लियर वेपन केपेबल सबमरीन हमारे पास तो है, हाँ, इनके न्यूक्लियर वेपन भी है, केपेबल भी है, और ब्रह्मस भी है उसके अंदर। तो हमारी जो सबमरीन्स हैं वो ब्रह्मस को भी कैरी कर सकते हैं, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। और बहुत जो अहम चीज आ जाती है, हम उनको चोक कर सकते थे। और हमारे ये जो नेवी का डिप्लॉयमेंट हुआ था पोरबंदर के पास हुआ था, यानी कि वहां से कराची दूर नहीं है। और हमने जो एक्सरसाइजेस की, हमने ब्रह्मस भी फायर की, मीडियम रेंज सैम भी फायर किया। हमने उनको ये मैसेज दे दिया था कि ये जो हम फायर कर रहे हैं सिस्टम, इसमें हम आपके कमर्शियल कैपिटल जो कराची है उसको तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डर था पाकिस्तान। वही जो आपने और बताया एक कि और इससे बात डरे हुए बता- थे। सर, मैं एक बार उनका स्टेटमेंट और सुनवा देता हूं, फिर करते हैं बात। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की बेचारगी का भी आज जिक्र किया। कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत के हमलों को रोकने के लिए गुहार लगा रहा था, जिसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर मिलिट्री एक्शन रोका। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को यह भी चेतावनी दी कि इस बार इंडियन नेवी की सिर्फ तैनाती थी, तब पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। अगर नेवी एक्शन मोड में आ जाती तो पाकिस्तान का क्या होता? पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। वे खुले समुद्र में आने का साहस तक नहीं जुटा सके। साथियों, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल फायरिंग की, जो हमारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की कम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने दुश्मन के खिलाफ हमारी इंटेंट और रेडीनेस को भी दर्शाया है और दुश्मन इसी से डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। साथियों, हमारी फोर्सेस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की फोर्सफुल एक्शन ने भी हमारे इरादे और क्षमता का प्रभावी संकेत दिया है। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सख्ते में आ गया। तो आपके एक्शन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, आपकी तैनाती से ही सख्ते में आ गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो ये गिदर भपकी दे रहा था पाकिस्तान, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम पता नहीं क्या कर देंगे, ये हमारा जो पूरा विक्रांत बैटल ग्रुप खड़ा था वहाँ, ये हमारे एक ट्राइड का हिस्सा है कि अगर पाकिस्तान को हिमाकत कर देता, इसका नामो निशान मिट जाता। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को खैर मनानी चाहिए कि इनकी जो हिमाकत थी वहीं तक रह गई जहाँ तक ये अपने टटपुंजिया काम करके दिखाया, अपने हथियारों का इन्होंने जो कमजोरियां हमको बताई, और आगे चल के जो और इनको मार पड़ेगी अगर ये और खाना चाहते हैं। आपने जो न्यूक्लियर वाली बात की ना, मैं पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफी उनको फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात बोली, और ये पाकिस्तान से आने वाली पहली आवाज है उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को डिलेमा में डाल दिया है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा भाई इसका करें क्या। हम दुनिया में गाते थे, भारत को धमकाते थे कि हमारे पास एटम बम है, भारत कुछ करेगा तो एटम बम मार देंगे, दुनिया डरे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। अब उन्होंने कहा इस सारा का सारा हमारा जो
हमने जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था, भारत ने इसकी हवा निकाल दी ऑपरेशन सिंदूर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की ससाराम के काराकाट से पाकिस्तान को एक नया मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा। उन आतंकियों के ठिकानों को हमने खंडहर बना दिया। पाकिस्तान ने भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत देखी। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को एक झटके में घुटनों पर ला दिया। कुछ ही मिनटों में भारत की स्ट्राइक ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और एयरबेस तबाह कर दिए। मोदी ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आतंकवाद ने फिर फन उठाया तो उसे फिर इसी तरह कुचला जाएगा। जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तरकस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो प्रधानमंत्री ने कही कमोडोर बहल। पहला कि सिर्फ एक तीर इस्तेमाल किया तरकश का, जरा इसको समझाइए। एक तीर का उनका मेजर मतलब था कि हम, वैसे तो मैं कहूंगा कि तीनों हमारे आर्म्ड फोर्सेस की जो विंग्स हैं, तीनों एकदम रेडी और एक कंसर्टेड वे से उन्होंने अटैक किया है। लेकिन साथ में जो इंटीग्रेशन आर्मी और एयरफोर्स का था, इस बार नेवी का मेनली पोस्चरिंग थी, जहां पे उन्होंने ये कहा कि अगर नेवी का इस्तेमाल होता तो उनका पूरा का पूरा सी डिनायल हो जाता। लेकिन एयरफोर्स और आर्मी का जो इंटीग्रेशन था, जहां पे हमने उन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जिन्होंने बॉर्डर भी नहीं हमने हमारे जहाजों ने क्रॉस किया, या फिर हमारे वेपन सिस्टम्स जो बॉर्डर के पास से लॉन्च किए गए थे आर्मी के द्वारा, तो वो वाले सिस्टम्स ने कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, सिस्टम्स ने नहीं किया, लेकिन मिसाइल्स, ड्रोन्स ये जरूर गए और ये इतने एक्यूरेट थे और इतने प्रिसाइज थे कि कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। अगर आप सोचिए कि अगर पूरी तरह से आर्मी का इस्तेमाल होता, अगर आप सोचिए पूरी तरह से नेवी का इस्तेमाल होता, अभी तो हमने पार्शल इस्तेमाल किया है हवाई शक्ति का, चाहे वो ड्रोन्स की हो, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, अभी एक ही चीज का हमने इस्तेमाल किया है। अगर हम इस्तेमाल करते तीनों सर्विसेज का, तो ये मेरा मैसेज उनके फील्ड मार्शल, जो फील्ड मार्शल है, उनके लिए है कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो। हमारे प्रधानमंत्री आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं, कोई भी मिसजमनर करेंगे तो सोचिए आपका क्या हर्ष होगा। क्या, हाँ सर, क्या और डायमेंशंस हो सकते थे जो इस्तेमाल नहीं हुए? देखिए, जो मेरे असेसमेंट के मुताबिक हमने ग्राउंड फोर्सेस का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट ग्राउंड फोर्सेस का एक छोटा सा बाग एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम, उसका इस्तेमाल किया गया। और ग्राउंड फोर्सेस का तो बिल्कुल इस्तेमाल, हमारे स्ट्राइक फॉर्मेशंस है, होल्डिंग फॉर्मेशंस हैं,
काफ़ी सारे ह्यूज आर्टिलरी गन्स, सेल्फ प्रोपेड, आर्मर्ड कोर, आर्मर्ड रेजिमेंट्स, आर्मर्ड डिविजन्स, मैकेनाइज्ड डिवीजन, इनका तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं ना। तो हमारा सिर्फ जहाँ तक आर्मर्ड फोर्सेस की बात है, आपका एडी और एयरक्राफ्ट, नेवी का इस्तेमाल नहीं हुआ, ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ एक ही इनफैक्ट वो डायमेंशन भी जो है वो भी बहुत ही एक छोटा सा, मैं मानता हूँ 15 से 20% इस्तेमाल हुआ। एयरफोर्स का भी, एयरफोर्स का भी, बिकॉज हमारा अगर आप देखेंगे ना, जो हमारे भारत के पास ताकत है, कम्बैट स्ट्रेंथ है, उसका मैं 15 से 20% इस्तेमाल हुआ होगा। ग्राउंड फोर्सेस का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसा होता है कन्वेंशनल वॉर में। अब तो मेरे ख्याल से यही एक जो उन्होंने दूसरी बात कही कि ये लड़ाई जो है हर दुश्मन के खिलाफ है, चाहे वो देश के बाहर हो, वो तो समझ में आता है, या देश के अंदर। गनु साहब, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये वक्त है भारत को जागने का, ये वक्त है हमारी अवाम को जागने का, ये वक्त है उस हर भारतीय को जो अपने देश के ऊपर गर्व करता है, उन दुश्मनों का निपटारा करने का जो लगातार देश की जड़ें काटने के अंदर लगे हुए हैं, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। ये वक्त है हमको एकजुट होके उन सारी शक्तियों को उनका जमीन दोष करना जो लगातार भारत के खिलाफ दुर्प्रचार, गलत इन्फॉर्मेशन, दुश्मन के साथ साठमेट, टूल किट का हिस्सा बनना, ये सारा का सारा जो प्रचलन है ये बंद होना पड़ेगा। और तभी जाके हमारा देश जो है एक शक्ति बन पाएगा पूरी दुनिया में। ये वो तो ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन हमको इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और इनको अंकुश लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर जितनी हमारी एजेंसीज हैं, जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जी, इनको ध्यान देना पड़ेगा कि आप योगदान देना चाहते हैं कि इसके बरखिलाफ जाना चाहते हैं। अरे ये कर्नल साहब कह रहे थे, आपने इस खबर की बात नहीं की जो आप चाह रहे थे, मैं वो खबर दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर ब्रह्मोस का खौफ कितना है, ये देखिए। शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर हैं आसिम मुनीर के साथ। ईरान में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने का प्लान बनाया था। हम सुबह सुबह तड़के फजर की नमाज के बाद करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मुझे फोन आ गया आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, उनके जैसे भी कहते हो, भारत ने तो हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे एयर बेसिस के ऊपर। तो खुद बता रहे हैं शहबाज शरीफ कि इससे पहले कि हम हमला करते, भारत ने हमारे एयर बेसिस तबाह कर दिए ब्रह्मोस से। हाँ जी, मैं बिल्कुल हैरान हूं कि एक प्रधानमंत्री, वो भी बाहर के देश में, बोलता है कि भाई मेरे को प्रीएम्प्ट किया गया, नहीं तो मैं हमला करने वाला था। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने इनकी फजर की नमाज सुनी नहीं, इन्होंने गलत नमाज पढ़ी होगी, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं ये। तो दूसरी बात, हमेशा ये जो फील्ड मार्शल का नाम लेंगे ना, जरूर सैयद लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है सैयद तो डायरेक्ट डिसेंडेंट है प्रॉफिट साहब के। तो मैं, ये सब पॉलिटिक्स है और अपनी ही, मतलब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, वो भी किसी एक विरोधी मुल्क में। सर एक्सपोज नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि ये बात शहबाज शरीफ मतलब कब तक छुपाए भाई, हम पिट गए, कब तक वो ना इस बात को एक्सेप्ट करते, तो मुंह से निकल गया एक जगह। सौरभ, एक मैं थोड़ा बहुत पेट के अंदर पच नहीं पा रहा हूँ कि ये आदमी एक तो अपने बजर बट्टू को साथ में लेके जाता है। कौन सा बजर बट्टू? आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर, सैयद आसिम, ठीक है, फील्ड बजर बट्टू, कि ये मेरे साथ था, बड़ा मेरा शिप्पा सलार। दूसरा भाई, ये तो स्विमिंग कर रहा था जब आसिम मुनीर ने इसको रिंग किया कि हमारे पर बम फट गया है। वो तो नमाज पढ़ने का तो टाइम नहीं मिला तेरे को, और तूने पढ़ी भी नहीं, तो स्विमिंग कर रहा था। तो इतना बेशरम आदमी है ये, से ये नहीं पता बोलना क्या है। एक देश का प्रधानमंत्री है और बाहर के मुल्क में जाके बोल रहा है कि हम तो तैयारी कर रहे थे। ठीक ही बोल रहा है, तो झूठ थोड़ी बोल रहा है। बिल्कुल, और तो ठीक ही रहा है कि भाई मौका ही नहीं दिया कि हम कुछ करते हैं, उन्होंने पहली एयरबेस बर्बाद कर दी। देखिए, दो चीजें तो बिल्कुल ही डिफरेंट जो बोली जा रही हैं। सबसे पहले चीज है कि जो हमला पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में किया था वो 8/9 को किया था, और उसके एवज में हमने मारा था। हाँ, और वो किया था उन्होंने ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ।
और उन्होंने हमारे मिलिट्री और गुरुद्वारे और टेंपल्स और स्कूल्स पे हमला किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो वही गलत है, रिस्पॉन्ड उन्होंने किया पर उन्होंने गलत टारगेट्स पे किया और उस पे कोई भी नुकसान नहीं कर पाए। जब भारत ने हायर लेवल, जब वो स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, जब हमने अटैक किया तो हमने उनके तबाह बर्बाद कर दिया, रेडार्स, एयरफील्ड्स, यहां तक कि उनको लग रहा था कि उनके न्यूक्लियर सिस्टम भी चले जाएंगे और अमेरिका ने भी जहाज भेज दिए कि ये देखने के लिए कि क्या गए, जबकि हमने उन पे अटैक नहीं किया। नहीं, दूसरा चलो, आपने तो देखा मैं- नहीं। सर ओके। ब्रह्मोस कैसे बोला था शहबाज? ब्रह्मोस। भाई ब्रह्मोस मारी इन्हें। मतलब उनके लिए वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई हम कुछ कर लेते, लेकिन लेकिन इन्होंने ब्रह्मोस तो इतना- ब्रह्मोस चला दी। नहीं, मैं इसे ये बोलना चाहता था कि आपका देश वॉर में है, लड़ाई लड़ रहा है और आप स्विमिंग कर रहे हो। मैं किस देश में ऐसा होगा, मैं समझ में नहीं, उसको तो ऑप्शनल में होना चाहिए। क्या क्या हो रहा है इस ऑप्शन देश की में? शक्ल नहीं दिखाई होगी इनको आसिफ मुनीर ने। सौरभ, ऐसा है कि इन्होंने जो एक मिसाइल हमने सिरसा के ऊपर गिराई, जी। हमारे जो ब्रह्मोस का स्ट्राइक हुआ उसका रिटेलिएशन था। Exactly, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने सही। उस लेडर को दिल्ली को टारगेट करने की चेष्टा करी बीच थी में। और ये जो नमाज की बात कर रहा है ये कर चुका था मैं वो। फिर अंडरलाइन करना चाहूंगा सर, जिस तरीके से इन्होंने कहा ब्रह्मोस, दैट मींस ये ब्रह्मोस को अचूक मानते हैं। उनको पता है कि ब्रह्मोस चली तो हम फिर कुछ नहीं कर इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इस समय कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को ले सके, क्योंकि ये ना केवल सुपरसोनिक है, ये जमीन के इतने पास उड़ती है। और खासकर हमारी प्लानिंग के बारे में बात नहीं हुई, इतनी सटीक प्लानिंग थी कि हमने गैप्स को भी आइडेंटिफाई किया ताकि अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट भी हो तो वो ना कर सके। ब्रह्मोस को आज कितने देश चाहते हैं खरीदने के लिए, बैटल प्रूवन हो गई है, इतने सारे एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, लेकिन जो ब्रह्मोस है वो ना केवल ग्राउंड से लॉन्च की जा सकती है, एयर से, सी से और सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। $375 मिलियन में हमने इसको बेचा है फिलीपींस को, लेकिन और कितने सारे देश मांग रहे हैं। आप देखिएगा हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स कितना ऊपर जाएगा इस और मैं तो मैं सर actually चलते 17 आपको एक बार मुनीर का भी बता दूं, क्योंकि कोई बयान सच तो नहीं आया, लेकिन वो किसी गैदरिंग में बोल रहा था आसिम मुनीर, तो वहां उसने कुछ बोला इंडिया के हवाले से। तो ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इसकी दुखती रग फिर उजागर हो गई है। मुनीर ने कहा कि इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान पानी के मसले पर कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि यह देश के 24 करोड़ लोगों के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत की सरपरस्ती स्वीकार नहीं करेगा। वो ये भी कह रहा है कि भारत को यह समझना होगा कि पाकिस्तान ना तो कश्मीर को भूलेगा और ना इसे छोड़ेगा। जनरल मुनीर ने यह भी गीदड़ भपकी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के एक सामूहिक कार्यक्रम में दी है। तो मतलब भाई सरपरस्ती तो हमने तुझसे कहा नहीं, तुम्हारी कबूल कर, तमीज से रहने को कह रहे हैं, शांति से रहने को कह रहे हैं, पानी पर बड़े सर दर्द बिल्कुल। उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो शुरू से बोल रहे थे आपने पानी रोका तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी। भैया बहा के दिखा तो खून की नदी है, हम तेरे को दिखाएंगे कि खून की नदी कैसे बहाई जाती है और हलाल और झटके का अंतर क्या है। हमने किया तेरा झटका, ठीक है, और तू खून की नदी बहाने की बात कर रहा था। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला हम तो सिर्फ अपनी डीसिल्टिंग कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी से रोना शुरू हो गया तुम। कराची के एयरफील्ड में हवाई उसमें एयरपोर्ट में तो हाथ धोने का पानी भी नहीं बचा तुम्हारा, वो भी दिखाता पीने हूं। का आप छोड़ो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये आसिम मुनीर, ये भारत से गया हुआ मुहाजिर, ये पंजाबी था इसलिए बच गया। और मेरे को तो एक्चुअली अचंभा हो रहा है पाकिस्तान के सुन्नी पॉपुलेशन के ऊपर आपने इसको क्यों बिठा रखा अपना सरपरस्त। आपको मालूम नहीं कौन है ये, तो आप इसको हटाइए। तो आप भी पूरी आग लगाना चाहते हैं। बिल्कुल ये इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं आपको कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस दिखाऊंगा। हमने आपको भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री की बात सुनाई, अब इनकी बातों का पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होता है ये पहला दिखाऊंगा, और उसके बाद दूसरा जो आप एक पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट को सुनेंगे वो सच्चाई बयां कर रहे हैं जो पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, कि उसका ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, अब वो दुनिया को क्या बोले, ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पहले बात करते हैं खासकर प्रधानमंत्री मोदी के वो बयान गुजरात में जो उन्होंने दिए थे कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। इन बयानों का पाकिस्तान में क्या असर होता है, उनके टीवी पर उनके जब पॉलिटिशियंस वगैरह बैठते हैं तो फिर वो उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं और डर सा ऐसा लगता है कि वहां पर यह बना हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है। वहां लोग यही बोलते हैं कभी भी भारत कुछ भी कर देगा। पश्चिम बंगाल में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और इससे पहले लगातार वो ये बात कह रहे हैं। तो आप सुनिए, इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, ये टीवी एंकर भी हैं, इनके प्रोग्राम में क्या बात होती है प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट्स पर, देखिए। देखने के लिए कि भारत क्या करता है, तो मतलब वहां सर इंतजार हो रहा है अभी कि भारत कुछ करेगा। देखो, ये तो उनका पक्का है, मैं उनकी बातें सुनता हूं, वो उन लोगों को कोई डाउट नहीं है कि भारत तैयार है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सौरभ, जो हमने इसको पैराडाइम शिफ्ट किया है इस ऑपरेशन के द्वारा, पाकिस्तान को ये बता दिया है कि अब तुम्हारे ये जो तमाशा है दहशतगर्दी का, ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया, अभी तुम करो, हम वापस मारेंगे, घुमा के मारेंगे तुमको। और तुम समझते थे कि भारत कमजोर है, भारत कमजोर नहीं था। भारत एक सिविलाइज्ड कंट्री है, बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। तुम भारत का हिस्सा थे, तुम तटपुंज के निकल के चले गए, यहां से तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। तुम्हारे से कोई पूछे तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम्हारा देश कौन सा है। तो तुम अगर बाज नहीं आओगे तो हमने अभी आज के दिन आपको ये बता दिया है कि कुछ और हिमाकत करो, घुमा के मारेंगे वापस आप। अच्छा, ये लोग अपने यहाँ एक्चुअली जब बात करते हैं तो पेश करते हैं भारत को एक वॉर मॉन्गर की तरह कि भारत हमें हमारी एग्जिस्टेंस खत्म कर देना चाहता है, मतलब हमारा वजूद खत्म कर देना चाहता है, और आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से, और इसीलिए हमें हमारी फौज की जरूरत है। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक है। पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो इसलिए है कि वो इंडिया है, और इंडिया के प्रति जो उनकी दुश्मनी है, जो उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो भारत के बारे में दुष्प्रचार किया जाता है, उससे पाकिस्तान की जो पूरी जो जनरेशन से जनरेशन है, जब से पाकिस्तान बना है, उनको ये बताया गया है कि भाई जब तक हिंदुस्तान है तब तक पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा है। इसलिए हर चीज को इंडिया सेंट्रिक बनाया जाता है, उसके एंगल से देखा जाता है। उनको ये बिल्कुल, मुझे कभी उनको सिखाया ही नहीं जाता भाई भारत को आपके से कुछ चाहिए ही नहीं, हम हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन है, पुराने सिविलाइजेशन वैल्यूज को, हमारी रिचनेस को, हमारी ग्लोरी को वापस लाना चाहते हैं। आपने हिस्सा मांगा, आपको दे दिया, खून खराबा हुआ, मिलियंस डिस्प्लेस हो गए, अब आपको मिला, आप अपनी देश की रक्षा कीजिए। लेकिन वो इंडिया सेंट्रिक है। इंडिया सेंट्रिक इतने ज्यादा है कि सवेरे उठते हैं इंडिया याद आता है, दिन में याद आता है, रात को याद आता है। इसमें एक समस्या ये भी रही है कि पाकिस्तान ने भारत के प्रति जब भी कोई गलत कार्रवाई करी, भारत ने एक, जैसे जनरल साहब ने बोला कि एक ओल्ड सिविलाइजेशन, हम ऐसे नहीं एक्ट करते, एक टिन पॉट डिक्टेटरशिप की तरह नहीं हम रिएक्ट करते। हमने बिल्कुल एक सिविलाइजेशनल तरीके से एक्ट किया। 47-48 में हम यूनाइटेड नेशन गए, 65 में भी एक एग्रीमेंट हमने साइन किया, जबकि हमारे पास इतनी शक्ति थी। खासकर 71 में आप देख लीजिए, 71 में पाकिस्तान वाज लाइंग प्रोस्ट्रेट। उनके पास क्या था वेस्ट में? 4-5 तो उनके डिवीजन चले गए थे। 71 से लेकर 78 तक किसी भी समय पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा एम, पाकिस्तान हमारा एम नहीं है, पाकिस्तान हमारे फोकस में ही नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जब तक पाकिस्तानियों के दिल में ये बात निकाली ना जाए, भैया आपकी अलग कंट्री है, आप रहो जैसे रहना चाहते हो, तो आप कर लीजिए जो भी आपने करना है, हमें आप लीव अस अलोन, हम अपना देश को आगे ले जाना, और हमने लिया भी है। आप पाकिस्तान का हाल देखो, हमारा हाल देखो। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम तो भूल गए थे पाकिस्तान, हमें पहलगाम से पहले तो हम लोग बात भी नहीं करते थे। तो मगर अब ये पाकिस्तानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जनता समझे पाकिस्तान की, खासकर यूथ और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो समझे, इंडिया को पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। यही हमारे जो ये डेलीगेशंस गए हैं बाहर, दुनिया को यही बता रहे हैं, भाई तुम हमें अकेला छोड़ो, हम तुमसे बड़े हैं, और हम कह रहे हैं कि अकेला छोड़ दो, लेट अस बी हैप्पी अलोन, और तुम अपने जो करना है करो, लेकिन हमारी तरफ से दूर हो जाओ, हमारी तरफ से निश्चिंत भी रहो, हमें कोई लेना देना नहीं आपसे। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल उसका हर काम इंडिया सेंट्रिक होता है, उसकी सीना इंडिया सेंट्रिक है, उसका न्यूक्लियर हथियार इंडिया सेंट्रिक है। अब जंग में भारत के साथ कभी पाकिस्तान को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, अब इसलिए वो न्यूक्लियर धमकी पर उतर आता है हर बार।
इस बार भी देखिए कितना इररिस्पॉन्सिबल नेशन है जो जहां उनके यहां बैठा चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक कहता है हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। अब इनको 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के बाद जो हमारा जवाब मिला, उनके इस हथियार की हवा निकल गई है। अब दुनिया को पता लग गया कि ये न्यूक्लियर बोगी है, आपके पास न्यूक्लियर हथियार हो भी तो भी जंग हो सकती है। जवाब भारत देगा, इस बात से डिटर नहीं होगा कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ये इनके जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वही इस बात को कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही समाप्त कर दी, न्यूक्लियर डिटरेंस में होल कर दिया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में होल कर दिया। बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है, यानी कि वो वेपन सिस्टम्स जिनका जब उनकी वैल्यू तब तक है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये कौन धमकी देता है हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स की? जो कन्वेंशनली वीक होते हैं देश, वही धमकी देते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं वो कभी नहीं कहते कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। और चौथी चीज आ जाती है जो बहुत ही अहम है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। अगर दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी कि कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब कुछ ना कुछ एरियाज में तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है इसके अंदर वो ये आती है कि जब पाकिस्तान कहता है कि मैं न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करूंगा, तो कहां करेगा, किसके ऊपर करेगा? हमारी फौजें तो गई नहीं, बॉर्डर क्रॉस किया नहीं हमने तो उनको मिसाइल से, ड्रोन से या फिर जो हमारे जहाज से मिसाइल फायर की गई हैं वो भी अपनी टेरिटरी में रहते हुए फायर की गई हैं। यानी कि हमने तो उनकी टेरिटरी क्रॉस ही नहीं करी। जब एक चीज और बोलना चाहूंगा। पहले आपको याद होगा काफी रिटन मटेरियल आता था, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और ये सब। इसमें यह बात आती थी कि पाकिस्तान, जो हमारी फौजें अंदर चली गई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा। पर अभी तो वो रह ही नहीं गया। और इसी वजह से जो न्यूक्लियर ब्लफ की जो होल बना दी हमने, जैसे उनके अपने लोग कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर वेपन होना या ना होना, इसका वजूद खत्म होता जा रहा है। दूसरी बात समझिए, ये जो मोहित पीरजादा बोल रहे थे, ये तो अपने देश में रहते नहीं, क्योंकि ये खुल के बोलते हैं तो इनके देश में इनको रहने की आजादी नहीं है। लेकिन ये कोट कर रहे थे पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डॉन के अंदर छपे हुए आर्टिकल की, एक एडिटोरियल की। मतलब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये चर्चा हो रही है कि भाई हमारा न्यूक्लियर कहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया। भारत ने तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही खत्म कर दी है एक तरीके से। न्यूक्लियर क्या होता है? वही जो आप कह रहे थे, डराना। भाई डोंट स्टार्ट विद मी, मेरे साथ झगड़ा मत करना, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। भारत नहीं पड़ेगा थप्पड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियर वेपन है तो। सौरभ, ऐसा है जब कोई मुल्क न्यूक्लियर थ्रेट के माध्यम से किसी भी दुनिया के हिस्से में दहशतगर्दी फैलाएगा तो उसका मॉरल स्टैंडिंग खत्म हो गया। वो उस दुनिया के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता कि तुम न्यूक्लियर का थ्रेट दिखा के एक दहशतगर्दी करा रहे हो। आज के दिन में भारत है मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करना चाह रहे, हम पाकिस्तान के अंदर पल रहे दहशतगर्दों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के वो इदारे जो दहशतगर्दों को पैदा कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ है हम। अगर वो ये न्यूक्लियर थ्रेट देते तो इनका वैसी डॉक्ट्रिन गलत हो गई। डॉक्ट्रिन होती है कि भाई कोई बड़ा जंग हो गया कि आपका वजूद खत्म होने वाला है, उस हालत में आप ऐसे भी समझिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएगा, वो पाकिस्तानियों को समझ में आ गई है। ये बात ये भारत ने प्रूव कर दी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको बता रहा हूं। एक विदेशी वॉर एक्सपर्ट है, इनका नाम है जॉन स्पेंसर। ये चेयर करते हैं अर्बन वॉरफेयर स्टडीज वॉर इंस्टीट्यूट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अर्बन वॉरफेयर इंस्टीट्यूट के। और इनको काफी माना जाता है दुनिया में इनकी एनालिसिस को। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें इन्होंने कहा है कि इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, a battlefield verdict on Chinese weapons and India's victory, कि युद्ध के मैदान में चीनी हथियारों और भारत के हथियारों के बीच जब जंग हुई तो कैसे चीन के हथियार ने परफॉर्म किया और भारत के हथियार ने कैसे परफॉर्म किया। और बड़ा डिटेल में जाकर के इन्होंने बताया कि भारत ने पिछले खासकर 11 वर्षों में, 2014 में जब मोदी आए उसके बाद से इंडिजिनस हथियार जो बने, भारत में बने, उसको लेकर के पहले मेक इन इंडिया और फिर आत्मनिर्भर भारत 2 प्रोग्राम शुरू किए।
पहले आपका टोटल जो आप हथियार जो है इंपोर्ट करते हैं, वो हम तो बहुत ज्यादा करते थे, उसमें हमारे उस टोटल हथियार खरीद में भारतीय हथियारों का जो योगदान होता था वो 30% होता था। आज वो 60% हो गया है। मतलब हम जितना भी हथियार खरीद रही है भारत सरकार या भारत की सेना है, वो 60% हथियार भारत में बने होते हैं। और इसका लक्ष्य है इस साल के अंत, इस दशक के अंत तक उसको 90% तक ले जाना। मतलब 2030 होते होते भारत की सेना जो हथियार खरीदे 90% भारत ने बना हुआ हथियार खरीदे। ये हमारा लक्ष्य, अभी वो 60% पर है। अब आ जाइए, दिखाएं जरा, स्क्रीन पर दिखा दें। इन्होंने वेपन का नाम लेके या वेपन सिस्टम का नाम लेके बताया ये भारत में बना हुआ हथियार भारत ने इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर में, और वो कामयाबी से बैटल प्रूव हुआ। और दूसरी ओर चीन ने जो हथियार पाकिस्तान को दिए थे वो कैसे मिसफायर हुए या नहीं काम किया, वो देखें। तो आप सब प्लीज, तो पहले तो ब्रह्मोस की हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मोस का जवाब नहीं है, या रशिया के साथ डिजाइन करके, डिजाइन दोनों ने मिलकर किया है, भारत और रूस ने, बनती है भारत के अंदर ही है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जवाब सर मिल गया था। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं दो चीजें जो भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस युद्ध की, वो ये है कि जो हमारे इंडिजिनस वेपनरी थी उन्होंने कमाल कर दिया टोटल। क्योंकि हमने जो फॉरेन से लाया हुआ सामान है उसका तो आपने नाम सुना ही नहीं होगा कहीं। आपने ब्रह्मोस का नाम सुना, आकाश का नाम सुना, आकाश तीर का नाम सुना। फर्स्ट ग्राफिक पे दीज थ्री हैव बीन ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कामयाबी हमें मिली उसमें सबसे बड़ा योगदान पहले ग्राफिक पे आइए। हाँ जी, ब्रह्मोस, आकाश और आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एंटी, वही सर इसमें लिखे हुए हैं। ब्रह्मोस की हम बात कर चुके हैं, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल बैल साहब, और फिर उसके साथ आकाश तीर। बिल्कुल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जल्दी चलेंगे सर क्योंकि है काफी। हाँ, दो सिस्टम है। एक आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है, शॉर्ट रेंज भी है 25 किलोमीटर, 40 से 70 किलोमीटर के एडवांस सिस्टम भी है। आकाश तीर जो इनका है वो सारे रेडार्स की पिक्चर एक जगह पे कंसंट्रेट करके उसको एक जगह पे कंबाइंड करके देता है और बताता भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि कौन सा वेपन सिस्टम इसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। जो रुद्रम है एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये एक ऐसी मिसाइल है जो जाती है, रेडार्स को हिट करती है 300 किलोमीटर से दूर। Su-30 के साथ इसका इंटीग्रेशन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन जो इस बार इस्तेमाल हुई है, ये और इसके साथ साथ हेरप जो नीचे लिखा हुआ है, और ये जो स्काई स्ट्राइक लिखा हुआ है, ये ड्रोन है, ये आर्मी के पास है। और ये बना है, ये इंडिया में बना है एल्पिड सिस्टम के साथ। और नेत्र जो है वो हमारा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो रेडार के साथ जहाज लगे होते हैं, वो वाला सिस्टम है। उसने भी मेजर रोल प्ले किया। ये इंडिजिनस है या ये इंडिजिनस? हिंदुस्तान अपना एवैक्स है हमारा, बिल्कुल। और ये बनना है एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट के ऊपर, रेडार लगा के पहला क्रैश कर गया था ट्रायल्स में, लेकिन उसके बाद से इतना सक्सेसफुल हुआ है ये कुछ कहने की बात नहीं। कंपेयर करें इसकी तुलना में, पाकिस्तान ने वो साहब का 2000 ये बेटर है। 2000 वो विदेशी उसने यूज किया, विदेशी, और ये हमारा अपना। हाँ, और विदेशी यूज किया, उसका शूट डाउन हो गया। लेकिन हो हमारा जो यूज हुआ है इसको कोई डैमेज नहीं हुआ। अगले पे आ जाइए। ये आपने इसमें से कुछ नए नाम है जो आपने पहले नहीं, आपको पता होगा कि ये इस्तेमाल हुए हैं, जैसे रुद्रम की बात अभी कर रहे थे, या नेत्र जो भी एवैक्स की बात हो रही थी। M777 ये हॉविट्जर है, 2-4 साल पहले ही आया तोप है, तोप है ये। हाँ, इसका ग्राउंड फोर्सेस का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो, तो ये अदरवाइज अगर ये भी प्ले में आ जाते तो आपको पता चलता कि भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटी कितनी बड़ी है। तो ये हमारी मतलब वो आर्टिलरी का हिस्सा है। D4S काउंटर यूएवी सिस्टम। ये सिस्टम दिखाए जा रहे हैं, अल्ट्रा लाइट हॉस्टर, ये हमने लिया था जब गलवान का इंसिडेंट हुआ। उसमें चीनियों के खिलाफ हमको एकदम आर्टिलरी गन्स को एयरलिफ्ट करने का जो काबिलियत होनी चाहिए, उसके लिए हमने ये वाली चीजें इस्तेमाल करी गलवान चीनियों के खिलाफ। ओके, T-72 बैटल टैंक हमारा मेन बैटल। मैं बता देता हूँ वो जो आर्टिकल जॉन स्पेंसर का है, क्योंकि उसी में से बता रहा हूँ सर। ये उन्होंने लिखा है कि ये केवल ऑब्जर्व करने के लिए था वहां, और ये कश्मीर में डिप्लॉयड था। जोरावर जो है वो लगा हुआ था, इसको जोरावर लाइट टैंक। जोरावर लाइट टैंक भी हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए है। ये भी चीनियों के लिए है ये। सर ये D4S के बारे में बता दें जरा बेल साहब। बिल्कुल, ये ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय, ये टोटली इंडिजिनस है। इसमें ना केवल ड्रोन को पकड़ा जाता है,
उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और लेजर के साथ दोनों चीज कर सकते हैं, सॉफ्ट किल भी कर सकते हैं, हार्ड किल भी कर सकते हैं। लेजर के साथ उसको शूट डाउन भी किया जा सकता है, उसका 1 to 2 किलोमीटर रेंज है। अब तो डीआरडीओ इससे आगे मूव अब ये जो जितने उसने 5 किलोमीटर तक 300-500 जितने भी ड्रोन भेजे थे, तो हम अपने ही काउंटर ड्रोन सिस्टम से हमने उसको गिराया। और नीचे राफेल कामयाबी से इस्तेमाल हुआ, Su-30 MKI, मिराज 2000, Su-30 भी हम यहां बनाते हैं शायद ना? बिल्कुल। अब तो पहले मैन्युफैक्चर करते हैं कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत में आ गई। Su-30 हम आप समझिए कि अपना ही हो गया, खुद आप बनाते हैं। अब दूसरी ओर आप देखेंगे जो चाइनीज हथियार थे, जल्दी से बस एक कंपैरिजन, तो ये भारत के इंडिजिनस हथियार सारे कामयाब हुए, और जो चीनी हथियार थे वो देखिए उनकी हालत। JF थंडर ब्लॉक 2-3 ये हवाई जहाज जो उसने उड़ाए, जो साथ में F-16 जो ब्लॉक 3 है वो 50 के करीब उनके पास है, 50 से 56 के बीच में, 150 पूरे JF-17 है, लेकिन फेल हो गए। इसमें इन्होंने PL-15 मिसाइल इसमें और J-10 में PL-15 मिसाइल जो उनकी सबसे बेस्ट मिसाइल लॉन्ग रेंज लगाई है, उसको उठा के हमारे बच्चे घूम रहे थे जब आपने देखा था उसको, और बाद में टेस्ट कर रहे हैं उसको। अभी दुनिया में बिक रही है वो एज अ स्क्रैप। देखिए ये उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। HQ-9 जो है, इसके बारे में आपने सुना ही है खूब, ये सारा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 HQ-16 फेल हो गया। चीनी जहाजों की हमने बात कर ली। LY-80 एयर डिफेंस गन है इनकी, वो नहीं चली। ऐसे FM-90 ड्रोन्स इनके हमने बात करी ली, अपने आपने इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम से गिराया, और इनका AWACS जो हमने डिस्ट्रॉय किया। अब बस ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले बस छोटी सी बात PL-15 को लेकर, क्योंकि आप बिल्कुल भाई PL-15 इनका जवाब था ब्रह्मोस का कि हमारे पास PL-15 है। वो सही आपने कहा कि वो PL-15 साबुत की साबुत जमीन पर पड़ी हुई थी, हमारे यहां बच्चे उठाकर उसको घूम रहे थे। अब एक सवाल हुआ, ग्लोबल टाइम्स की खबर बता रहा हूं आपको, ऑफिशियल चाइनीज मीडिया, सवाल हुआ उनसे कि ये PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, क्या ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के हाथ लग गई है? बिल्कुल लग गई। सुनिए, ये सवाल किया गया, तो इसका जवाब, और ये पूछा गया कि क्या इसको रिवर्स इंजीनियर करके भारत इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है? तो जवाब ये आया, जो कि उनकी चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है जांग जियांगैंग, इन्होंने जवाब दिया है, द मिसाइल इन क्वेश्चन इज एन एक्सपोर्टेड पीस ऑफ इक्विपमेंट। ये हमने ये एक्सपोर्टेड चीज है, दैट हैज बीन डिस्प्लेड एट मल्टीपल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशंस। मतलब ये मतलब उसको दंड दिया। चीनियों का कहने का मतलब ये है कि जो हमने पाकिस्तान को दिया वो तो उल्लू बनाने के लिए था, असली PL-15 तो हमारे पास है। अब एक ऐसी खबर जिस पर भारत में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बात भी सामने आई। आप सब जानते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं, अब उनसे मुलाकात करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये तस्वीर आ गई सामने, तो अपने पूरे परिवार के साथ वो गए थे, ऐसे नहीं कि अकेले गए थे। वो एक संस्थान है, उसके कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। अब पहले तो ये हुआ कि जब ये तस्वीरें आई तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर, कुछ पत्रकारों ने भी ये लिखना शुरू किया कि भाई सेना प्रमुख को क्या सेना की वर्दी पहन के किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए? एक धर्म के धार्मिक कार्यक्रम, मतलब हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में वो गए, तो क्या ऐसा करना चाहिए था उनको? और अगर जाना ही था तो क्या उनको सिविल ड्रेस में नहीं जाना चाहिए था, यूनिफॉर्म पहन के ना जाते? तो पहले तो ये कंट्रोवर्सी, इस बार मैं आप लोगों की राय चाहूंगा। फिर इसके बाद हुआ ये, जो मैं आपको अगली बात बता रहा हूं वो बहुत मजेदार है। अब इस मुलाकात पर रामभद्राचार्य जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने उनसे दीक्षा ली है, और वही दीक्षा ली है जो माता सीता से लेकर हनुमान जी ने, जो माता सीता से हनुमान जी ने ली थी और फिर लंका पर विजय पाई थी। अब उसी दीक्षा को लेकर आर्मी चीफ यहां से लेकर, यहां वो दीक्षा लेकर के गए। फिर रामभद्राचार्य जी महाराज ने बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, आप मेरे गुरु हैं अब। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे एक ऐसी गुरु दक्षिणा मांगने वाला हूं जो आज तक किसी गुरु ने अपने किसी शिष्य से नहीं मांगी। उन्होंने पूछा क्या महाराज? तो रामभद्राचार्य जी ने कहा आप मुझे मेरी गुरु दक्षिणा में POK ला करके दे दीजिए। ये उन्होंने हमारे आर्मी प्रमुख से मांगा, और उनका रामभद्राचार्य जी का कहना है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आपकी गुरु दक्षिणा जरूर पूर्ण करूंगा। तो वो उनको, अपने गुरु को आश्वासन दे करके गए हैं कि आपको POK हम भारत में मिलाकर जरूर देंगे, ये मेरी आपको गुरु दक्षिणा होगी, मैं इसको पूरा करूंगा। आप उनकी बात सुनिए। तथास्तु। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने
उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे POK चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। तो पहले मैं कंट्रोवर्सी में बात कर लेता हूं कि यूनिफॉर्म में जाना था कि नहीं जाना था। वो किसी ने लिखा उसके ऊपर, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल हमारे प्रोग्राम में भी आए हुए DP पांडे साहब, उन्होंने जवाब देते हुए उन्होंने श्रीनगर में उन्होंने तस्वीरें में जाकर नमाज पढ़ी थी, वो तो कि वो यूनिफॉर्म में नमाज कम्बैट ड्रेस में अपने साथियों के साथ पढ़ रहे हैं मस्जिद में जाकर के। तो उन्होंने कहा ये तो हम फौजियों के लिए बड़ा आम है। क्यों सर, इसमें कोई कंट्रोवर्सी है कोई इसमें? नहीं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, फौजियों के लिए बिल्कुल आम है ये, क्योंकि हम मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। और मैं अपना बताता हूँ, मैं नागा रेजिमेंट का हूँ, हमारे 50% क्रिश्चियन है और 50% हिंदू है, और हम हर संडे को, एक संडे को चर्च जाते हैं, एक संडे को मंदिर जाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म में एब्सोल्युटली, फील्ड में तो कोई सिविल ड्रेस पहनता ही नहीं, कॉम्बैट ड्रेस में होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? हमारे लिए हर धर्म बराबर है और हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, और हर धर्म के प्रति हमारी वो रेजिमेंट ही उस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है। मतलब अगर किसी युद्ध में जाना हो और हम चर्च और मंदिर में ना जाएं, किसी बड़े काम में जाना हो और चर्च और मंदिर में हम ना जाएं, तो वो तो बहुत गलत माना जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं होनी चाहिए। सर आपकी नज़र में? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि क्योंकि मैं डिवीज़न में भी कमांड किया है मैंने, और कोर में भी रहा हूँ मैं, चीफ ऑफ स्टाफ एंड ऑफिशिएटिंग कोर कमांडर। तो जब भी हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम वर्दी में हैं और हम ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ कोई ऐसा धर्म स्थल है, यहाँ कोई ऐसा गुरु है, तो हम ज़रूर जिस भी यूनिफॉर्म में होंगे उसके अंदर हम जाके अपनी ओबेसेंस देंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, या जो भी मतलब वहाँ की श्रद्धा होगी उसके मुताबिक काम होगा। और दूसरा क्या है कि हर एक फ्राइडे को इंडियन आर्मी और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है एज इट इज़ वो वर्दी पहनती है हर एक फ्राइडे को, वो याद दिलाने के लिए कि आप पीस टाइम में नहीं है, आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और अभी ऑप संदूर तो हमने सस्पेंड नहीं किया है, ऑप संदूर चल रहा है। अब वो उनको गुरुदक्षिणा जो उन्होंने मांगी है वो पूरी हो जाएगी? आर्मी चीफ कह के गए? बिल्कुल बिल्कुल। कल भी मैं एक डिबेट में था जहाँ 3 पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग शामिल थे, तो किसी ने पूछा कि साहब क्या भारतीय फौज POK को शामिल कर सकती है? इसके अलावा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला कि POK खुद ब खुद आएगा, और वहाँ के जो और नागरिक हैं जो प्रोमिनेंट है, जो एक एजिटेशन पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने जंग छेड़ रखी है, उन्होंने बोला खुद आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वो क्रस्ट खोलना पड़ेगा। क्रस्ट का मतलब होता है उसका ऊपर का ढक्कन तोड़ना पड़ेगा ताकि आवाम आपस में मिल सके। और जहाँ तक उसको कब्जा करने का सवाल है, अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, जो हमारे चीफ को एक टास्क दिया गया था, जिस दिन गवर्नमेंट हमको एक टास्क दे देगी भारतीय फौज को कि साहब आप POK को ले आइए, तो भारतीय फौज वो कारनामा करके दिखा देगी। उसके बाद जो भी करना पड़े, जो भी उसकी कॉस्ट हो, इट इज इमटेरियल। ये पाकिस्तान को मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, जिस दिन हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि POK को ले आओ, आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चाहे दूसरी खबर आप देखिए, अब कांग्रेस के नेता शशि थरूर हमारे डेलीगेशंस का हिस्सा हैं, वो विदेश जा रहे हैं। उनकी बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिस अंदाज में वो भारत की बात रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको सुनाता हूं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं सलमान खुर्शीद, ये भी उन डेलीगेशन का पार्ट है। अब इन्होंने भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी के सबसे बड़े स्तंभ, वो क्या है? वो है आर्टिकल 370। सलमान खुर्शीद ने आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। सलमान खुर्शीद ने क्लियर कट कहा कि 370 हटाना कश्मीर के लिए बहुत अच्छा फैसला था। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद कश्मीर की सारी समस्याओं को खत्म कर दिया गया, विकास हुई, समृद्धि आई, तरक्की हुई, कश्मीर घाटी में जमकर डेवलपमेंट हुआ। और आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में बम्पर वोटिंग भी हुई, पॉलिटिकली भी जो उनका राइट है वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। रिकॉर्ड 65% जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दी। कश्मीर में आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो बहुत शानदार काम कर रही है, और ये सब किसका परिणाम है? आर्टिकल 370 कश्मीर से हटने का। और ये खबर क्यों है? क्योंकि ये बात भारत का पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस का सीनियर लीडर बोल रहा है। कांग्रेस का 370 पर कांग्रेस के ऑफिशियली हमने कभी ऐसी कोई तारीफ तो नहीं सुनी थी। सुनिए आप। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution,
which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated. And it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. अब साहब देखें, सलमान खुर्शीद साफ कह रहे हैं कि ऐसे ये 370 था तो ऐसा इंप्रेशन जाता था कि जैसे कोई ये अलग स्टेट है, भारत के और राज्यों की तरह नहीं है। बेल साहब प्लीज एक मिनट, मैं जरा, क्योंकि कश्मीरी है, इनका हक बनता है इस पर बात अपनी कहने का। तो कांग्रेस आज तक सिर्फ ये कहती थी कि ये तो घिस घिस के अपने आप खत्म हो जाता। नहीं, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था जब उसको बताया गया था पार्लियामेंट में, ये किया क्या आपने, क्यों आपने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया, तो उन्होंने बोला ये आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस कर खत्म हुआ। लेकिन हमें सबको मालूम है आर्टिकल 370 के फसाड में ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया उन लोगों का जिन्होंने वहां पर सेपरेटिस्ट मेंटालिटी को जन्म दिया, इंटीग्रेशन होने नहीं दिया, और इसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज भी इन्वॉल्व थी। तो मैं ये मानता हूं कि आर्टिकल 370 जिन परिस्थितियों में दिया गया वो इमीडिएटली खत्म होना चाहिए था, खासकर दिल्ली एग्रीमेंट 1954 के बाद, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत खुश हैं 370 जाने से, और उस बात को अब वक्त भी हो गया काफी, लेकिन कांग्रेस का सीनियर लीडर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर इसको तारीफ कर रहा है, ये तो खबर है। कांग्रेस का तो एक ओपन स्टेटमेंट है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जब वो सरकार बनाएगी तो आर्टिकल 370 को वापस लाएगी, तो उनका तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो उनका सीनियर, और तो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, तो फॉरेन मिनिस्टर रहे देश के, ये सुप्रीम कोर्ट के इतने वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की जो बेस है ना, उनकी फाउंडेशन है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, बिल्कुल खत्म हो गई, हिल गई है। और ये भी देखें कि कांग्रेस में बैठे बहुत सारे लोगों को ये बड़े काम जिनकी आलोचना हुई, कांग्रेस ने आलोचना की जिस तरीके से 370 हटाया गया, तो वो शायद उतना सहमत नहीं थे, हर कोई बोल नहीं पाता है, लेकिन अब जब मौका मिल रहा है तो वो ये बात कह रहे हैं। अगर आप इलेक्शन के दौरान का भी आप स्टेटमेंट सुनिए जो कांग्रेस पार्टी और उन पार्टियों के साथ मिलके करना चाह रही थी कि जैसे हम पावर में आएंगे हम आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल कर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट मैं बोलूँगा, और ये बहुत अच्छा शिफ्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो ऑपोजिशन के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको चीज़ समझ आती है, उनको समझ आ गया कि भारत के जो फैसले थे वो भारत के हक में थे, और ये जो टूल किट वाले हैं उनको जानना पड़ेगा। ठीक है बेल साहब, अगली खबर आपके लिए बता रहा हूं, और आप इस पर भी रिएक्ट करना चाहें तो साथ में कर दीजिएगा। दुश्मन की हर चाल इस वक्त और भारत के किसी भी सीमा पर चली अगर जा रही है तो भारत की उस पर निगाह है, खास तौर पर चीन की हर चालबाजी को काउंटर करने के लिए सरकार पूरी तरह एक्टिव है। अब इसी कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है त्रिपुरा में, मतलब हमारे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक हमारा पुराना एयरबेस है जो अभी फिलहाल इनएक्टिव है, 1971 में इसका इस्तेमाल किया गया था, इसको दोबारा से ऑपरेशनल करने की तैयारी है। कैलाश शहर में मौजूद इस एयरबेस को फिर से रिस्टोर किया जाएगा, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने यहां का दौरा भी कर लिया है। अब ये क्यों करना पड़ रहा है भारत को? क्योंकि चाइना की मदद से बांग्लादेश, हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको आजकल चिकन ने कह के ज्यादा बुलाने लगे हैं, 22 किलोमीटर केवल चौड़ा है, उसके नजदीक वो बांग्लादेश में अपना एक एयरफील्ड को, लाल मुनीरहाट एयरबेस को वो तैयार कर रहा है। अब ये सब चाइना करवा रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो इसीलिए उसकी काट में भारत ने भी अपनी एक इनइफेक्टिव या अनऑपरेशनल एयरबेस को दोबारा से शुरुआत उसकी करने की कर दी है। बेल साहब, मैं आपको याद दिलाऊंगा डोकलाम का 2017 का, जब चीन ने वहां पे रोड बनाने की कोशिश की थी चुंबी वैली के अंदर, और बिल्कुल हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तक आ चुके थे। उस समय भारतीय सेना ने बहुत शौर्य का परिचय देते हुए उनके इक्विपमेंट भी जो बना रहे थे, जिस चीजों से जो रोड कंस्ट्रक्शन की थी, सब कुछ तोड़ के उनको वहां पे रोक दिया था। तो ये दर्शाता था कि चीन की क्या मंशा थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। जैसे यूनेस की गवर्नमेंट आती है, लाल मुनीरहाट, ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वर्ल्ड वॉर 2 का एयरपोर्ट है, उसके रिकंस्ट्रक्शन करने की बात शुरू हो गई। और वो कौन कर रहा है?
चीन कर रहा है, और वहां पे आईएसआई भी आके चली गई, चीनी डेलीगेशन भी आके चली गई, तो क्लियर इंडिकेशन था कि इसका एम भारत की तरफ ही है। तो अब जरूरत थी हमें कि कुछ ना कुछ हम भी करें। तो कैलाश हर का जो एयरपोर्ट है वो भी बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है। अगर आपको 1971 की हम बात करें तो किलो फ्लाइट वहां बनी थी, और किलो फ्लाइट वाज द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस थी बांग्लादेश एयरफोर्स की। तो ये वाला एयरपोर्ट को अभी सिर्फ इंस्पेक्शन हुई है ये देखने के लिए कि वहां पे लैंड कितना है, एयरपोर्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता, विजिबिलिटी किस तरीके से है, अप्रोच पाथ कैसे हैं उसके, अभी उस पे सिर्फ निरीक्षण हुआ है और डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन एक एयरपोर्ट अगर हम वहां बनाते हैं तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी आ जाता है। तो तेजपुर के साथ साथ ये, और फिर इसके बाद जो हमारा बागडोगरा, तेजपुर असम में और बागडोगरा जो आ जाता है, ये एयरफील्ड जो है हमारे, फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमें कोई भी डर नहीं लगेगा कि चीन कुछ करने वाला है या बांग्लादेश को करेगा उनकी मदद से। ऑलराइट, अब एक दत्ता साहब की फरमाइश पर एक खबर पाकिस्तान के हुक्मरान हो या उनके आर्मी चीफ हो, सुबह से शाम तक न्यूक्लियर 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 पावर का राग लाते रहते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की असल सच्चाई क्या है ये खुद पाकिस्तान के लोग दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं हिना ख्वाजा बयात, इन्होंने एक वीडियो बनाया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं है। हिना ने कराची एयरपोर्ट पर पानी ना मिलने के बाद अपना गुस्सा निकालते हुए सवाल किया कि एक तरफ तो देश परमाणु हथियारों का जश्न मना रहा है और दूसरी हालत यह है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बना लो न्यूक्लियर हथियार, टॉयलेट में पानी नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक खबर आई थी कि इनके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक जहाज इसलिए नहीं उड़ा, उसमें तेल नहीं था। और सरोज जी, अभी तो IWT इंडस वाटर ट्रीटी एबियंस में है, उसको रद्द नहीं किया हमने कुछ भी नहीं किया हमने। तो अभी ये हाल है और आगे देखते जाइए क्या होता जाएगा। इनके सारे सीवर बंद हो जाएंगे, इनके टॉयलेट चौक हो जाएंगे, पानी नहीं होगा इनको फ्लश करने के लिए, इनके यहां महामारी फैलेगी। लेकिन फौजी फाउंडेशन प्रॉस्पर होती जाएगी, जो इनकी फौजी फाउंडेशन है ना, जिनको फौज चलाती है, वो प्रॉस्पर होती जाएगी। और हर चीज की जड़ वही है। फिर अगेन अगर हम लोग कहें, भारत पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कभी नहीं था, आपकी सेना ने यह हालात बनाए हैं। यहां बेगुनाहों का कत्ल करा करा के, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी से, कभी हमारे ऊपर वॉर थोप करके आपने हमें यह कहने के लिए और करने के लिए मजबूर किया है। आज भी मौका है पाकिस्तान के पास इन सारे हालात से पीछे हटने का, आतंकवाद को समाप्त करने का, अपनी दिशा अपनी राह पकड़े तरक्की की। भारत तो उस पर चल ही रहा है, कोई मसला हमारे आपके बीच और नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया बहल साहब, जन साहब आपका, टीकू साहब बहुत शुक्रिया आपका।